हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 1 मई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही रिलैक्स होकर पूरे सेशन को यहाँ पर हम डील करेंगे। थोड़ा सा मुझे फीवर है, एंटीबायोटिक के कारण थोड़ा सा नींद आपको आंखों में दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए आराम से समझिएगा, एक एक फैक्ट आपको समझ में आएगा। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप कलेक्ट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, आपने इस देश का नाम काफी बार सुना होगा। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तरी क्षेत्र में कैरेबियाई सी में हमको त्रिनिदाद और टोबैगो नाम का देश देखने को मिलता है। इसके हाल ही में पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है कमला प्रसाद बिसेसर को। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि कमला प्रसाद, इनके जो एंसेस्टर्स है ना, जो पूर्वज है, वो भारत के बिहार राज्य से आते हैं। कभी काम के सिलसिले में ये शिफ्ट हुए, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में त्रिनिदाद और टोबैगो गए और फिर उनके जो वंशज है वहीं रहे। तो अब कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो देश की नई पीएम के रूप में अपॉइंट की गई है। देखिए, इनकी जो पार्टी है ना, यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित है, जो 2015 में भी त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम के रूप में काम कर चुकी है 2010 से 2015 तक, कमला प्रसाद बिसेसर। और उस वक्त ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश की पहली महिला पीएम बनी थी। और अब इनका दूसरा टर्म है जो कि 2025 में शुरू होगा। इनकी पार्टी ने 41 सीट में से 26 सीटें यहां पर जीती है। और इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी पीपल्स नेशनल मूवमेंट, इन्होंने केवल 13 सीटें अपने नाम की। तो यहां पर हमारे लिए विनर ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये कमला प्रसाद बिसेसर है ना। देखिए, इनके पहले केथ राउली, है ना, पीएम के पद पर थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले रिजाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। फिर अंतरिम पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए थे स्टुअर्ट यंग। कुछ समय से ये अंतरिम पीएम के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब जब इलेक्शन हुए तो स्टुअर्ट यंग की जो पार्टी है वो हार गई और जीती कौन? कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी, यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस, और ये बनी है पीएम। तो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल है। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कैरेबियन सी में देश त्रिनिदाद और टोबैगो। इसके प्रेसिडेंट के पद पर है क्रिस्टिन कंगालू। आपको पता है जो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू है, अभी जो भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये चीफ गेस्ट थी, है ना। तो इन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया था, वर्चुअली संबोधित किया था हमारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। अब पीएम कौन बने इस देश के? कौन बनी? कमला प्रसाद बिसेसर। करेंसी यहां पर डॉलर चलती है इसी देश की। 35% से ज्यादा लोग यहां पर इंडियन है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग, और 18% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं इस देश में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा देश है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर पॉपुलेशन है। न्यूज है इसकी, याद रखिएगा। आपको मैं ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि भाई इसी देश के प्रेसिडेंट प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में चीफ गेस्ट थे। और त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने ही 78th जनरल असेंबली, जब सत्र आयोजित किया गया था सेशन, तो उसकी अध्यक्षता की थी इसी देश के व्यक्ति ने, है ना। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए देखिए ईयरली करंट अफेयर, जो कि 2025 का हमारा करंट अफेयर का पैकेज है। यहां पर देखिए आपको 50+ ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की। ईयरली करंट अफेयर आपको ई बुक के माध्यम से यहां पर मिल जाता है। आपको 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज मिल जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज क्विज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए देखिए 0 रुपीज में अवेलेबल है। आपको शुरुआत में 99 रुपीज में इसे अवेल करना पड़ेगा, और फिर आपका 99 रुपीज का कूपन कोड जनरेट होता है, जिससे आप अदर कोई भी कोर्स 99 रुपीज में वहां पर ऑफ ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर विजिट जरूर कीजिएगा। आगे आएंगे, तब तक हम एक और पीएम से क्वेश्चन है। यहां पर कनाडा के पीएम पद के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आपको पता है कनाडा के पीएम पद पर अपॉइंट किए गए हैं मार्क कार्नी। जो जस्टिन ट्रूडो थे ना, पिछली बार उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दिया था कनाडा के पीएम के पद से। लिबरल पार्टी के नेता थे, और लिबरल पार्टी क्योंकि मेजोरिटी में थी तो उन्होंने मार्क कार्नी को अपना पीएम उस वक्त नियुक्त किया था।
अब ऐसा लग रहा था कि कनाडा के इलेक्शन में मार्क कार्नी की ये जो लिबरल पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, ये हार जाएगी, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन है वो बहुत ही एग्रेसिव है, जिसके कारण लोगों का फिर से डर के कारण इस पार्टी को लोगों ने वोट दिया और मार्क कार्नी की जो पीपुल्स लिबरल पार्टी है वो जीत गई यहां पर। और चौथी बार जीत दर्ज करने के बाद मार्क कार्नी अब कनाडा के पीएम बने रहेंगे। इनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने शपथ ली थी, अब कंटिन्यू ही करना है इनको। ओके, 343 सीटों में से 169 सीट से जीती है मार्क कार्नी ने। हालांकि जो मेजोरिटी है, बहुमत है, इनके पास भी नहीं है, लेकिन 2-3-4 सीटें कम है तो वो तो कहीं से भी ये जुगाड़ लेंगे। मेन अपोजिशन पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने 144 सीट्स यहां पर जीती है। हमें तो पीएम से मतलब है, तो मार्क कार्नी पीएम बने हैं कनाडा के। ओके, ओटावा कनाडा की कैपिटल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। करेंसी यहां पर कनेडियन डॉलर चलती है। मार्क कार्नी पीएम हो गए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला देश भी कनाडा ही है। तो ये बेसिक फैक्ट याद रखिएगा। यहां पर मैप देखोगे तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है कनाडा। हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो 2026 में नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे ना, उसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पहली बार शामिल किया जाएगा। देखिए, आयोजन कहां होंगे? जापान के आइची नगोया रीजन, एक पर्टिकुलर शहर या एरिया है, जापान में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में सितंबर अक्टूबर मंथ में। ओके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आयोजित करवाती है एशियन गेम्स का। अब इसमें देखिए क्रिकेट भी जोड़ा गया है 2026 में और मिक्स्ड मार्शल आर्ट को भी जोड़ा गया, लेकिन क्रिकेट को हमने यहां पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि क्रिकेट पहले भी शामिल था, है ना। एशियन गेम्स में T20 फॉर्मेट में चौथी बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि 2010, 2014, 2022 तब भी T20 में क्रिकेट शामिल था, T20 फॉर्मेट में। तो यहां पर जो यूनिक है नया वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो 2026 में एशियन गेम्स में इसे शामिल किया जाएगा। होस्ट करेगा जापान का नगोया शहर। जापान तीसरी एशियन एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला है। सितंबर अक्टूबर मंथ में 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 45 कंट्रीज के जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करेंगे। एशियन गेम्स को एशियाड कहा जाता है ना। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली, इंडिया में। ओलंपिक के बाद पूरे वर्ल्ड में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में यह जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। 1978 तक ये जो गेम्स है एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते थे, लेकिन 1982 से ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। लास्ट एडिशन जो हुआ था वो 2022 में हुआ था चीन के हांगझू में। उस वक्त जो मेडल टेली बनी थी, पहले नंबर पर चाइना ही रहा था, 383 मेडल जीते थे। सेकेंड पर जापान और थर्ड पर था साउथ कोरिया और चौथे नंबर पर था एशियन गेम्स में इंडिया, चीन के हांगझू में। 106 मेडल जीते थे हमने, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल, है ना। देखिए क्रिकेट को 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है ना, उसमें भी पहली बार ऐड किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी याद रखना। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पूरे देश में जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जो सरकारी स्कूल से, उनके लिए सस्ती दरों पर जो बुक्स है, एजुकेशनल बुक्स है, उनको पहुंचाने के लिए ज्ञान पोस्ट योजना को क्रियान्वित किया जाएगा इंडिया पोस्ट के माध्यम से, भारतीय डाक के माध्यम से। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से नई पोस्टल सर्विस को शुरू किया और इसे नाम दिया गया ज्ञान पोस्ट, है ना। अब होगा क्या? उद्देश्य यह है कि एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियन, सोशल बुक्स को पूरे देश में कम खर्चों पर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाया जा सके। इसलिए होगा ये कि ये सारी बुक्स जो पोस्ट की जाएगी वो नॉन कमर्शियल पर्पस से अगर किसी ने बुक ऑर्डर की है तो ही पोस्ट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्कूल टेक्स्ट बुक हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हो सकती है, रिलीजियन या कल्चरल बुक हो सकती है। तो ऐसी बुक्स को सरकार की तरफ से
इंडियन पोस्ट को ये परमिशन दी गई है, ये काम सौंपा गया है कि भाई वो कम खर्चों पर ये सारी बुक पहुंचा दे, नॉन कमर्शियल पर्पस से ही भेजा जाएगा। क्या क्या भेज सकते हैं? प्रिंटेड बुक, एजुकेशनल कंटेंट भेजा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं भेजा जाएगा जिस पर किसी का भी एडवर्टाइजमेंट हो, ओके। या फिर अगर बिजनेस या मार्केटिंग वाली बुक है तो उसे इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस स्कीम को ज्ञान पोस्ट नाम दिया गया और इंडिया पोस्ट इसको क्रियान्वित करवा रहा है। इंडिया पोस्ट भारत में पोस्ट है ना, जो डाक होता है उसको संचालित करने वाली बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो इंडिया में, हिमाचल प्रदेश के हिक्किम नाम के क्षेत्र में 4400 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर। इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ेंगे। प्रभा पोर्टल है ना, किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था? तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन और ऑथराइजेशन, इसे शॉर्ट में नाम दिया गया है प्रभा पोर्टल। अब यहां पर प्रभा पोर्टल की बात करें तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब ये है क्या और अभी सुर्खियों में क्यों है, अभी चर्चा में क्यों है? तो देखिए आरबीआई ने क्लियर किया है कि भैया 1 मई 2025 से जितनी भी बैंक और कंपनीज है, अगर उनको लाइसेंस चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, तो उस सब के लिए वो प्रभा पोर्टल पर आए और ऑनलाइन अपील करें या अप्लाई करें। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन प्रोसीजर थी। अगर किसी भी कंपनी को, बैंक को अगर बैंकिंग सर्विसेज का अगर लाइसेंस चाहिए है ना, वैलिडेशन चाहिए, तो इस केस में क्या होता था, ऑफलाइन अप्लाई करना होता था आरबीआई में, टाइम लगता था, प्रोसेस लंबी थी। तो अब आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया कि 1 मई 2025 से, मतलब आज से, ये सारे काम ऑनलाइन होंगे। तो आप भी ऑनलाइन ही इस्तेमाल करो और पोर्टल पर ऑनलाइन ही अप्लाई करो। आरबीआई ने इस पोर्टल को लास्ट ईयर 28 मई 2024 को लॉन्च किया था। उद्देश्य की है भाई कि जो भी टाइम लगता है ना एप्लीकेशन, लाइसेंस और कोई भी अनुमति में, तो उस प्रोसीजर को डिजिटलाइज किया जाए, सिंपल किया जाए। यह उद्देश्य है प्रवाह पोर्टल का। तो इसे आरबीआई ने लॉन्च किया था 28 मई 2024 को। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है? तो इंडिया ने हाल ही में देखिए 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है सेंट्रल अरेबियन सी में। इंडियन गवर्नमेंट ने यह अप्लाई किया है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, अभी हम बात करेंगे उसमें, कि भाई जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो समुद्र के अंदर बहुत लंबी है। आपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित किया है 200 नॉटिकल मील का, हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना वो उससे आगे तक जाती है। तो हमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो सेंट्रल अरेबियन सी का जो एरिया है वो भी हमको मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री लॉ है ना यूनाइटेड नेशन का, उसके अकॉर्डिंग किसी भी देश को 200 नॉटिकल मील तक का एरिया मिलता है समुद्र का, जिसमें वो संसाधनों को यूज कर सकता है, उसका हक होता है। लेकिन उसके बाद जो समुद्री एरिया होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र होता है, सारे देश उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब किसी कॉन्टिनेंट शेल्फ समुद्र के अंदर बहुत लंबाई तक है और ये सिद्ध कर दिया जाता है कि भैया हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दक्षिण भारतीय जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उसकी जो जमीन है ना समुद्र में बहुत आगे तक है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि शेल्फ आगे तक होने के कारण आपको और समुद्री एरिया पर भी संसाधनों पर अधिकार मिल जाता है, जमीन पर, समुद्री जमीन पर अधिकार मिल जाता है। तो इंडिया ने यही क्लेम किया है कि भैया सेंट्रल अरेबियन सी में हमारा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र है वो हमको मिलना चाहिए। ओके, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया आपको, एक देश का वो लैंड एरिया जो कि समुद्र के अंदर है ना, तटों से जब आप आगे बढ़ते हैं तो गहराई बढ़ती जाती है, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है, उस एरिया की यहां पर बात की गई है। यूनाइटेड नेशन को हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्लेम भेजी है। वैसे यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी इस चीज को देखती है, अभी हम बात करेंगे उसकी। देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है ना, देश का
200 नॉटिकल मील तक का एरिया, जिस पर हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस अगर कुछ भी मिलते हैं तो वो हमारे होते हैं। लीगल यूज उस देश का होता है 200 नॉटिकल मील तक का। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो विवाद है ना, वो सरक्रिक विवाद है। भारत के गुजरात में सरक्रिक नाम का प्लेस है, तो पाकिस्तान और भारत के मध्य में ये विवाद है। पहले तो हमने इसको यूनाइटेड नेशन की बॉडी में इसको चैलेंज किया, जिसका नाम है, देखिए, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पहले हमने यहां पर आपत्ति दावा किया हमने कि हमको सरक्रिक क्षेत्र दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया। तो हमने ये किया कि भैया अभी सरक्रिक को थोड़ा साइड रखो, पहले हम सरक्रिक विवाद पाकिस्तान से हम समझौता करके निपटा लेंगे, पर जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का सेंट्रल अरेबियन सी का जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है, वो एरिया हमको मिलना चाहिए। तो बस इसी के लिए हमने अप्लाई किया है। देखिए, यहां पर कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो 1997 में बनाई गई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत 1982 में इसे जो 1982 का समुद्री नियम है, जो ट्रीटी है, उसके तहत 1997 में यह बनाया गया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर डिसीजन देने के लिए, है ना। यह एक कमीशन है जो देशों के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के दावों की स्टडी करता है। हमने जो भी ज्योग्राफिकल डेटा उपलब्ध करवाया हो उसको एनालिसिस करके ये देखेगा कि भैया हमको वो समुद्री एरिया जो 200 नॉटिकल मील के बाहर का है वो देना है कि नहीं। ठीक है, यहां पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना, समुद्री संधि है, अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है जो समुद्री गतिविधियों को कंट्रोल करती है और समुद्र पर किसी भी देश के अधिकार को सीमित करती है ना। ये जो कानून है ना 1994 में लागू किया गया था, और जो कंट्री है वर्तमान में इस पर ट्रीटी पर जिन्होंने साइन किए उन कंट्रीज की संख्या है 157। तो आई होप मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, IUCN रेड डेटा बुक की किस कैटेगरी में शामिल है। तो अभी चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, कछुए की एक प्रजाति है, IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है। ओके, अब देखिए ये सुर्खियों में क्यों है कछुए। तो 20 क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल को उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड, एक यहां पर क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के जो गंगा बैराज है उसके बेसिन के आसपास देखने को मिलती है। तो यहां पर इन कछुओं को छोड़ा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जब बरसात का टाइम आएगा तो ये जब वेटलैंड गंगा नदी से जुड़ेगा तो गंगा नदी में ये कछुए जाएंगे और फिर इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। तो नमामि गंगे मिशन के तहत ये किया गया है। बरसात में हैदरपुर वेटलैंड से कनेक्ट होगी गंगा नदी और फिर ये कछुए गंगा नदी में चले जाएंगे। उत्तर भारत में ये जो टर्टल की किस्म है ना, ये लगभग विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए IUCN की रेड डेटा बुक में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखी गई। तो कछुए पता चल गए, हैदरपुर वेटलैंड पता चल गया उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। यूनेस्को रामसर साइट 2021 में घोषित किया गया था। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है उसके अंतर्गत आता है हैदरपुर वेटलैंड। अब नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाना है तो इसकी बात करें, भारत में गंगा नदी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी सहायक नदी है, उनको क्लीन करना, उनको जीर्णोद्वार करना नमामि गंगे मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जून 2014 में इसे शुरू किया गया था, 31 मार्च 2021 तक चलना था, लेकिन उस वक्त इसको बढ़ाया गया था 2026 के लिए, नेक्स्ट ईयर के एंड तक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो कि नमामि गंगे मिशन को कंट्रोल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस अधिकार को फंडामेंटल राइट हाल ही में घोषित किया। तो पता है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट घोषित किया है डिजिटल एक्सेस को, है ना। जो डिजिटल एक्सेस होता है उसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए हुआ यह था कि कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर्स थे, है ना, जो पीड़ित थे, जो ऑनलाइन उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवल है, तो उनके तो ऐसे डिसेबल्ड जो पर्सन थे ना भाई, उनकी केवाईसी ऑनलाइन हो ही नहीं पा रही थी।
तो ये जो डिजिटल एक्सेस नहीं मिल पा रहा था ना उनको, तो इसके खिलाफ अब प्राधिकरण भी क्या करे, वो यही बोलेगा कि आप ऑफिस आओ, जहां भी केंद्र है वहां आओ और आपकी केवाईसी करवाओ। तो यहां पर उनको धक्का लगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए और ये कहा कि भाई डिजिटली केवाईसी प्रोसेस या डिजिटल एक्सेस हमको भी मिलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई गवर्नमेंट कोई और तरीका निकाले, है ना, डिजिटल एक्सेस उनको मिले, घर बैठे ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है और सरकार को किसी और तरीके से इस पर काम करना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला दिया है उसमें देखिए जस्टिस JB पारदीवाला और R माधवन की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। वैसे संपत्ति का अधिकार भी देखिए पहले आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसको 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया और एक लीगल राइट बनाया गया। लेकिन डिजिटल एक्सेस अब मौलिक अधिकार घोषित किया गया आर्टिकल 21 के तहत। ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? इन चारों में से गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है ना, गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा। एक USA का फाउंडेशन है NGO की तरह, वो देता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। तो इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने में, सेफ करने में जिसने भी काम किया ऐसे व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। इस साल यह अवार्ड 7 लोगों को अनाउंस किया गया 2025 में। देखिए इंडियन होता तो हम याद करते, पर यहां पर इंडियन नहीं, पिछले साल था, मैं आपको बताऊंगा। देखो सेमिया घरबी ट्यूनिशिया से आती है, अफ्रीका से। बट मुंख लोसांदश ये आते हैं मंगोलिया से। बेसजाना गुरी और ओस्ली निका अल्बानिया से आते हैं, यूरोप में। कार्लोस मालो मोलिना ये कैनरी आइलैंड से आते हैं, जो कि स्पेन के अधिकार क्षेत्र में। तो ये हो गए। लॉरेन एलन हो गए USA से, नॉर्थ अमेरिका। और मारी लूज कनाकिरी मुरा यारी, है ना, ये अलग नाम है क्योंकि दूसरे देश के पेरू से आते हैं। तो इन सबको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, 7 लोगों को दिया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रीन नोबेल कहलाता है पर्यावरण के क्षेत्र का। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन USA के द्वारा, और इसके तहत जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 2 लाख अमेरिकी डॉलर की। जो 2024 में अवार्ड दिए गए थे ना, उसमें एक इंडियन था, आलोक शुक्ला, भारत, इंडिया का। छत्तीसगढ़ राज्य में जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, आलोक शुक्ला। तो 2024 में गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार दिया गया था इंडिया के एक व्यक्ति। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की बात करें तो इसे शुरू किया है प्रहलाद जोशी ने।